इंडिया में एक ऐसा नाम बनाया है इस ब्रांड ने कि हर कोई चाहता है इनको कॉपी करना, हर कोई चाहता है इनके जैसा बनना। स्टूडेंट वीज़ा, पीआर, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या फिर जिसने आईएलटीएस, पीटी, टोफल करना है, हर एक कैंडिडेट के लिए हमारे पास अंडर वन रूफ सारी सर्विस। 1 लाख इमिग्रेशन कंसल्टेंट, क्यों वेस्टर्न ओवरसीज कंसल्टेंट सर? सर कंसल्टेंट से 1 लाख हैं से 10 लाख। हम डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि हम बच्चे की कैरियर पे फोकस करते हैं। आज हर एक गली में, हर एक जगह पे आपको ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट का दफ्तर मिल जाएगा। 90% क्वालिफाइड कंसल्टेंट नहीं है, बहुत कम कंसल्टेंट हैं जो क्वालिफाइड हैं। अदरवाइज आपको नहीं लगता कि कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम सब हैं, कैंडिडेट, कंसल्टेंट, एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बच्चा गया और वहां से जाते स्किप। हर जगह पे आपके सेमिनार्स होते हैं सर, क्यों लोगों को आप सेमिनार में बुलाते हो? कोशिश रहती है कि फेयर करके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेज के डेलीगेट्स को बुलाया जाए। मान लिया चलो आप स्टूडेंट वीजा में एक्सपर्ट हैं, आप करियर काउंसलिंग करते हैं, सब कुछ बढ़िया है। आज वही वेस्टर्न ओवरसीज अपने आप को पीआर में भी एक्सपर्ट बोल रही है, वर्क वीजा में भी एक्सपर्ट बोल रही है। आप सब चीजों में एक्सपर्ट कैसे बन गए? ओवरसीज एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक जो पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा स्क्रॉल होता है। हर एक स्टूडेंट जो ओवरसीज एजुकेशन का सोचता है तो उसके सामने एक सवाल आता है कि कौन से कंसल्टेंट की चॉन की जाए। आज हम एक ऐसा ब्रांड आपके सामने लेके आए हैं जो सिर्फ ओवरसीज एजुकेशन नहीं बल्कि इमिग्रेशन, माइग्रेशन, आइल्स, पीटी, टोफल हर चीज के लिए नंबर 1 माना जाता है। जी हाँ, इंडिया में एक ऐसा नाम बनाया है इस ब्रांड ने कि हर कोई चाहता है इनको कॉपी करना, हर कोई चाहता है इनके जैसा बनना। आज हम लेके आए हैं आपके सामने वेस्टर्न ओवरसीज से मिस्टर प्रदीप बलियान को। जी हाँ, मिस्टर प्रदीप बलियान जो कि माने जाते हैं पूरे इंडिया की आन बान शान और ओवरसीज एजुकेशन का एक पहचाना हुआ नाम, मिस्टर प्रदीप बलियान। आइए जानते हैं कि ओवरसीज एजुकेशन इंडस्ट्री में कैसे इन्होंने अपने आप को इतना अच्छा ब्रांड बनाया, कैसे इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन में बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। सो आइए वेलकम करते हैं मिस्टर प्रदीप बलियान का। स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो पिछले 8 साल से प्रदीप सर को मैं खुद जानता हूं और आज के पॉडकास्ट में जितना ज़्यादा मैं नर्वस हूं कभी भी नहीं हुआ क्योंकि सर की नॉलेज हमसे कहीं कहीं ज़्यादा है। और आज का पॉडकास्ट सच में बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर के पास है उतनी शायद ही किसी कंसल्टेंट के पास है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए सर से निकलवाऊं, जो खजाना सर ने छुपाया हुआ है उस खजाने में से कुछ ज्ञान बाहर निकालें और आप तक लेके आए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर, वेस्टर्न ओवरसीज, थोड़ा सा वेस्टर्न ओवरसीज की जर्नी के बारे में बताएंगे आप? मेरा 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो एक होटल लाइन से हुई थी। तो वहाँ होटल लाइन से जैसे कंसल्टेंट्स आते थे, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज के डेलीगेट आते थे। इवन अगर मैं बात करूँ तो कुछ एम्बेसीज़ के जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी आते थे। तो पता लगा कि ये भी कोई इंडस्ट्री है। तो वहाँ से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है। तो 18 साल हो गए, इस 18 से 20 साल। तो मेरी कोशिश है कि मैं हर एक उस कैंडिडेट तक पहुँच पाऊँ जिन्होंने ओवरसीज़ में जाकर अपना करियर बनाना है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम स्टूडेंट वीज़ा, इसके अलावा पीआर, इसके अलावा वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, इसके अलावा आप कोई टिकटिंग की बात करें, किसी ने अब्रॉड जाना है तो टिकट तो चाहिए ही चाहिए। और कोई टूर पैकेज लेना चाहता है या फिर जिसने आईएलटीएस, पीटी, टोफल करना है या फिर कुछ फॉरेन लैंग्वेज करनी है जैसे जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि जो भी कैंडिडेट अब्रॉड जाता है तो उसको लोकल लैंग्वेज में तो बात करनी ही करनी है। तो हम ये सारी चीज़ें कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अंडर वन रूफ मैंने कोशिश की है कि हर एक कैंडिडेट, चाहे वो 8 साल का क्यों ना हो और चाहे उसकी उम्र 80 साल क्यों ना हो या 100 साल क्यों ना हो, हर एक कैंडिडेट के लिए हमारे पास अंडर वन रूफ सारी सर्विसेज है। और हर प्रोडक्ट के लिए हम ऑथराइज हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, जैसे टिकटिंग की बात करें, वी आर आईटा अप्रूव्ड। जैसे हम पीआर की बात करें तो हमने हमारे पैनल पे सोलिसिटर और आरसीआईसी हैं। स्टडी वीज़ा की बात करें तो स्टडी वीज़ा के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज से हम ऑथराइज हैं। अगर हम वर्क वीज़ा की बात करें तो वर्क वीज़ा के लिए हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अप्रूव्ड एजेंसी हैं और हम अनलिमिटेड कैंडिडेट्स को बाहर ओवरसीज में काम करने के लिए भेज सकते हैं। अगर एकेडमी की बात करें तो चाहे जो भी, जैसे
आइल्स की बात करें तो आईडीपी है, या फिर टोफल की बात करें तो ईटीएस है, पियर्सन पीटी की बात करें पियर्सन है, इससे अप्रूव्ड और क्वालिफाइड कंसल्टेंट है। और साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरे पास तो टफल का टेस्ट सेंटर भी है। कोई भी कैंडिडेट टफल का अगर फाइनल एग्जाम देना चाहता है तो किसी भी कंसल्टेंट से उसने कोचिंग ली हो, किसी भी एकेडमी से उसने कोचिंग ली हो, फाइनल एग्जाम वो देना चाहता है तो मेरा अंबाला सेंटर या बठिंडा सेंटर चूज कर सकता है एज ए फाइनल एग्जाम। तो ईटीएस से हम अप्रूव्ड है एज ए टेस्ट सेंटर। तो अंडर वन रूफ सारी सर्विसेज। सर 18 साल पहले आपने बताया कि आपने जर्नी स्टार्ट करी थी। 18 साल पहले बहुत ही लिमिटेड एजुकेशन कंसल्टेंट्स थे, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस थे इमिग्रेशन के। आज हर एक गली में, हर एक जगह पे आपको ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट का दफ्तर मिल जाएगा। फ्लड आया हुआ है। उस टाइम के और आज के एजुकेशन कंसल्टेंट्स में आप क्या डिफरेंस फील करते हैं सर? अगर मैं पहले बात करूं तो पहले बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें चलती थी और कुछ क्वालिफाइड ही कंसल्टेंट होते थे। आज की डेट में तो किसी को कोई भी जॉब मिल रही है, नहीं मिल रही है। जैसे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नहीं है कि भाई आपने देखा होगा पास्ट में अगर आप कोई एक ईंट भी उठाओगे तो एक कंसल्टेंट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मिल जाता था। ऐसे ही किसी को कोई भी काम अगर नहीं आता तो वो कंसल्टेंट एजुकेशन कंसल्टेंट बन जाता था कि उसको वो विदेश भेज सकता है। पर ऐसा क्यों सर? मतलब प्रॉपर्टी में तो बहुत पैसे बनते हैं, फिर इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा पैसे बनते हाँ, हैं। इमिग्रेशन में पैसा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेज से कमीशन आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बच्चे कोचिंग ले रहे हैं तो उसके भी वो पैसे देते हैं। अगर मैं बात करूँ अगर किसी ने वर्क वीज़ा पे या पीआर पर जाना है, डेफिनेटली कैंडिडेट तो पे करता ही करता है। और मैं सच बताऊं तो 90% क्वालिफाइड कंसल्टेंट नहीं है। बहुत कम कंसल्टेंट हैं जो क्वालिफाइड हैं। अदरवाइज इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ऐसे कर रहे हैं। किस कंसल्टेंट को आप क्वालिफाइड बोलते हो और किस कंसल्टेंट को आप नॉन क्वालिफाइड बोलते हो? देखो, क्वालिफाइड का मतलब ये है कि पहली बात तो आपका जो काम करने का तरीका है वो बड़ा होनेस्टी से होना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास सारे एग्रीमेंट्स डायरेक्ट हैं। मैं मोर देन 500 यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज को रिप्रेजेंट करता हूं। तो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चा भेजने के लिए कैसे क्वालिफाइड हूँ? क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट टाइप्स हैं। मैं वर्क वीज़ा पर किसी कैंडिडेट को भेजना चाहता हूँ तो मुझे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से लाइसेंस मिला है, तब मैं उस काम को कर रहा हूँ। मैंने टिकटिंग करनी है तो आईटा अप्रूव्ड एजेंसी हूँ। तो क्वालिफाइड का मतलब ये है जो भी काम आपने करना है उसकी रिलेवेंट बॉडी से आपने ऑथोराइजेशन ली हो। नॉन क्वालिफाइड का मतलब ये है कि आप बस अपना बोर्ड लगा के बैठ गए, ठीक है, ना आपके पास एजुकेशन है, ना आपके पास जो भी प्रोडक्ट आप कर रहे हो उसके लिए आपके पास कोई लाइसेंसिंग है। सिर्फ आप फाइलें उठाते हो और किसी दूसरे कंसल्टेंट को दे देते हो। और बीच में एक दौर ऐसा आया जब आपने एक क्वेश्चन किया कि शुरू में कुछ सिलेक्टेड कंसल्टेंट थे, आज के दौर पे आप जहाँ देखोगे वहाँ पे कंसल्टेंट बैठे हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि जाने वाले कैंडिडेट ज़्यादा थे। जिसने अपना बच्चा भेज दिया वो कंसल्टेंट बन गया। जितनी बड़ी बड़ी गाँव में से गाड़ियाँ निकलती हैं, ठीक है, वो कंसल्टेंट एजेंट बन गई कि भाई तो फलाने का बच्चा जा रहा है, चल मैं तेरा मुंडा मैं भेज दूंगा, इस तरीके से तेरी कुड़ी को मैं भेज दूंगा। और पेरेंट्स भी ये नहीं समझते कि भाई ये अगर भेज रहा है तो इसका ना तो ऑफिस है, अगर ऑफिस भी है तो ये जस्ट रिसेंट मार्केट में आया है, इसके कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ एग्रीमेंट तो है नहीं। लेकिन इस कारण से क्योंकि उसको जानता है तो उनको लगता है कि भाई चलो इस पर रिलाई कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि अगर किसी स्टूडेंट को आगे भेज रहा है तो उसकी भी पत्ती होगी उसमें, मतलब उसका भी कट होगा। धीरे धीरे पेरेंट्स को समझ में आ रहा है, लेकिन पास्ट में ऐसा हुआ है, फ्लड आया एक बार। सर 1 लाख एजुकेशन कंसल्टेंट, माय गॉड, 1 लाख इमिग्रेशन कंसल्टेंट, उनमें से एक वेस्टर्न ओवरसीज कंसल्टेंट। क्यों वेस्टर्न ओवरसीज कंसल्टेंट सर? सर कंसल्टेंट चाहे 1 लाख हैं चाहे 10 लाख हैं, हम डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि हम बच्चे की कैरियर पे फोकस करते हैं। मेरा ये फैमिली बिजनेस है और हम बड़ी होनेस्टी के साथ काम करते हैं। मेरे यहाँ पे एक एक डॉक्यूमेंट ट्वाइस और थ्राइस चेक होता है। कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हम उसको पूरा टाइम देते हैं एज पर देयर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन। हम बताते हैं कि आप आगे क्या कर सकते हो, कौन से प्रोग्राम में जा सकते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, कौन से कंट्री में जा सकते हो। तो हम बच्चे की कैरियर काउंसलिंग पे ध्यान देते हैं। हम ये नहीं कहते कि आओ मैं आपको भेज दूंगा। मैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से चलता हूँ
कि अगर बच्चे के पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सारे हैं तो ही उसका वीज़ा लग पाएगा, अदरवाइज वीज़ा नहीं लग पाएगा। मार्केट में फ्रॉड हो रहा है डॉक्यूमेंट एडिट को लेके, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे के करियर को स्पॉइल करते हैं, और हम बद्दुआ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप जेन्युइन स्टूडेंट्स को बाहर भेजो, क्योंकि हमें एम्बेसी, हमें यूनिवर्सिटी कॉलेज, हमें अब इंडियन गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स सबको जवाब देना है। तो हम बड़े जेन्युइन तरीके से काम करते हैं और इसी के लिए हम जाने जाते हैं, दैट इज़ होनेस्टी। सर करियर काउंसलिंग, हर कोई बोल देता है कि मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ। करियर काउंसलिंग को एक्सप्लेन करो कि करियर काउंसलिंग है क्या, करियर काउंसलिंग और सिर्फ काउंसलिंग में डिफरेंस क्या है। काउंसलिंग का मतलब है जी, आपको कुछ नहीं देना, ठीक है। आप आए हो कनाडा जाने के लिए या यूएस जाने के लिए, आपको भेज दूंगा, ठीक है। चाहे उसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट कंसल्टेंट को खुद अरेंज करने हो। करियर काउंसलिंग का मतलब है कि स्टूडेंट सामने आया, उसके डॉक्यूमेंट देख के हम बताते हैं कि आप कौन से वीज़ा पे जा सकते हो, हम बताते हैं कि कौन से प्रोग्राम में जा सकते हो, एक्चुअल खर्चा कितना आएगा और कितना टाइम लगेगा और प्रोसेसिंग किस तरीके से होगी। ये सारी की सारी चीज़ें करियर काउंसलिंग में आती हैं। सर अगर आपके पास कोई बच्चा है, वो बोले जी मुझे वीज़ा चाहिए, सपोज़ मुझे यूके का वीज़ा चाहिए आपसे, मुझे कोई करियर का ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, मुझे वीज़ा चाहिए, आपका क्या सजेशन होगा उस बच्चे को? देखो, वीज़ा चाहिए तो पहली बात तो ये देखना है कि वो कौन से वीज़ा के लिए क्वालिफाई करता है। मेरे यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है कि कोई भी आया डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका भी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट बच्चे के पास होने चाहिए। हम बच्चों को गाइड करते हैं कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो फर्दर आप आगे जा सकते हो। तो स्टूडेंट जब मेरे पास आएगा तो स्टूडेंट के पूरे एकेडमिक, उसका वर्क एक्सपीरियंस, उसका पासपोर्ट, उसके रेस्ट डॉक्यूमेंट सारे देखे जाते हैं और उसके बाद बताया जाता है कि आप कौन से वीज़ा के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। आप स्टूडेंट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, आप पीआर के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, आप या वर्क वीज़ा के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। डॉक्यूमेंट के बेस पे हम बच्चों से काउंसलिंग देते हैं, करियर काउंसलिंग। ये नहीं है कि आप आए, आप सिर्फ पासपोर्ट ले आए, ठीक है, और आपने एजुकेशन है नहीं मैं भेज दूंगा, नहीं हो पाएगा। मेरे पास ऐसा कोई भी मैजिक नहीं है। सर वेस्टर्न ओवरसीज़ को आपने एक ऐसा ब्रांड बनाया है कि जिसका पूरे पंजाब में हर बड़े शहर में दफ्तर है, हरियाणा में दफ्तर है, दिल्ली में, हर जगह पे वेस्टर्न ओवरसीज़ का आपको ऑफिस देखने को मिल जाता है। कभी आपको 18 साल में घमंड आया इस चीज़ का कि यार मैं अब बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया हूँ, हर जगह पे मेरा दफ्तर है, हर स्टूडेंट मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है, इतने बच्चों के मैंने वीज़े लगवा दिए हैं, हर सर्विस मैं दे रहा हूँ, लोगों के लिए स्टडी वीज़ा करना मुश्किल है, आपने तो वर्क वीज़ा, टूरिस्ट, टिकटिंग, आइल्स, पीटी, टॉफल, अम्बाला शहर में जहाँ आपका हेड ऑफिस है, पूरा अम्बाला रूल करते हो आप कि अम्बाला के अंदर मैक्सिमम बच्चे आपसे आइल्स कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे आपसे टॉफल कर रहे हैं। और इस दौर में जब लोगों के काम नहीं चल रहे, उस टाइम पे भी आप पीक लेवल पे काम कर रहे हैं। तो कभी आपके मन में ये घमंड वाली फीलिंग आएगी या मैं तो अब, कभी होता ना डायलॉग है अपन ही भगवान है, तो कभी ये वाली फीलिंग आएगी हाँ मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ और मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ? देखो सर, दो चीज़ें हैं, मुझे अपने पे प्राउड तो है, लेकिन ये बोलना कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ तो ये गलत है। यूनिवर्सल लॉ है कि अगर आप ऊपर मुँह करके थूकोगे ना तो आपके ऊपर ही पड़ेगा। तो कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को घमंड हो। मैं मानता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ, मेरे से बेस्ट भी लोग इंडस्ट्री में बैठे हैं और इस वर्ल्ड में बैठे हैं। यस, आई एम गिविंग माई 100% और मैं हमेशा लर्निंग पीरियड में रहता हूँ और उसी को ध्यान में रखते हुए और हर एक बच्चे को अपना बच्चा समझ के मैं कोशिश करता हूँ कि ये उसी फैमिली से, क्योंकि मैं भी बहुत एक बेस लेवल से उठ के आया हूँ यहाँ तक, तो मुझे हर एक बच्चे में वही दिखता है स्ट्रगल जो मेरे में स्ट्रगल था, मैंने जो स्ट्रगल किया था। तो कभी भी इस टाइप की मैंने कोशिश नहीं की और ना मेरे को भगवान ने इस टाइप का कभी बनाया कि मैं ये कहूँ कि मैं ही कर सकता हूँ। नेवर एवर। कोशिश रहती कि डाउन टू अर्थ रहें, कोशिश रहती है कि हर एक बच्चे को अपना घर का बच्चा मान के उसका करियर बनाएं, और जब आप ग्राउंड लेवल पे काम कर इस तरीके से काम करते हो तो कभी घमंड नहीं आता। सर आपको डर नहीं लगता, आपको कभी ये फील नहीं होता कि वेस्टर्न ओवरसीज जो जाना जाता है कि जहाँ भी दफ्तर खोल दे वहाँ रूल करने लग जाता है? अगर अम्बाला में मैंने जैसे बताया कि आप रूल कर रहे हैं, जिस शहर में जाते हैं सबसे ज़्यादा बच्चों का झुकाव आपकी तरफ हो जाता है, तो जो बाकी लोग काम कर रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं काम को इफेक्ट पड़ता है। तो आपको कभी डर नहीं लगा कि मैं किसी का काम कम हो रहा है और मेरा काम बढ़ रहा है तो इससे मुझे नुकसान हो सकता है? देखो, ऐसा नहीं है, भगवान ने हर किसी के लिए प्लान किया है और हर कोई अपनी
पार्ट का खा रहा है। तो ऐसा नहीं है, मेरे पास काम है तो औरों के पास भी काम है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। बट यस, हम काम करने में बिलीव करते हैं, हम कहने में और कहने के साथ साथ करने में बिलीव करते हैं। तो हम अपना पार्ट देख रहे हैं, लोग और भी काम कर रहे हैं, दे आर आल्सो डूइंग गुड। पर सर अगर आपने इतनी सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर दी, मतलब ओवरसीज एजुकेशन में बच्चे का स्टडी वीज़ा लगवाना ही एक अपने आप में चैलेंज है, आसान काम नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूके की बात करें, वीज़ा लेना, बच्चे का जीटी क्लियर कराना ऑस्ट्रेलिया में, जीएस क्लियर कराना आसान काम नहीं है। उसमें आप रूल कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं वर्क वीज़ा भी कर रहा हूँ, मैं टूरिस्ट वीज़ा भी कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लोगों से एक नहीं हो रही, आप इतना कर रहे हैं। सर मुझे पता है आप ऑनशोर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे पता है कि मैं हर प्रॉब्लम अपनी ओवरसीज एजुकेशन या ओवरसीज के रिलेटेड मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, तो मैं आपकी तरफ ही आऊँगा, मैं लोगों के पास क्यों जाऊँगा। तो इससे लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही कि जो लोग कर ही नहीं पा रहे वो तो इस चीज़ के डर में आएंगे ही ना, यार प्रदीप कर रहा है, हमसे हो नहीं रहा। सर लोग जलते हैं आपसे सीधा सवाल है। नहीं, मेरे को ना इंडस्ट्री के लोग बहुत प्यार करते हैं। कोई वैसे ही मेरे बारे में सोच के बैठा होता मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कोई अगर मेरे से मिल लिया या मेरे से बात होगी तो वो तो खुद इस बात को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि यार यू आर डाउन टू अर्थ पर्सन। तो मेरे ना इंडस्ट्री में दोस्त ज़्यादा है, इंडस्ट्री में मेरे दुश्मन नहीं है। सर आपने अनऑथराइज कंसल्टेंट की बात करी कि कंसल्टेंट्स फाइल्स आगे के आगे ट्रांसफ़र करते हैं, बच्चे को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में उसकी फाइल किसके पास है। वो अनऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स आपको अप्रोच नहीं करते, प्रदीप जी आप हमारा काम निकलवा दीजिए, आप उनको सपोर्ट करते हैं? देखो हमारे पास B2B नेटवर्क है, और जब भी कोई कंसल्टेंट हमारे पास आता है तो हम उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं। और हमारे पास मोस्टली कंसल्टेंट्स वो हैं जिनके ऑफिसेज हैं, और हम उनके वहाँ जाके फेयर भी करते हैं। जिस बंदे का जेन्युइन काम है ना, हम सिर्फ उसके साथ हैं। अगर किसी ने फेक डॉक्यूमेंट हमें दे दिया तो हम उससे काम नहीं करते। हमारे एग्रीमेंट में ये क्लियर है कि भाई आप अगर हमसे काम करना चाहोगे तो या करना चाहते हो तो जेन्युइन डॉक्यूमेंट ही आपको भेजने होंगे। अगर मैं फाइलिंग प्रोसेस की बात करूं, जब भी मेरे पास कोई भी फाइल, चाहे वो डायरेक्ट क्लाइंट आता है या फिर किसी कंसल्टेंट भाई से आता है, तो मेरे 2 या 3 स्टेप पे क्रॉस चेकिंग होती है। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं हम उनको डिजी लॉकर पे जाके वेरीफाई करते हैं। अगर डिजी लॉकर पे कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूट नहीं है तो हम उस यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज को मेल करने में बिलीव करते हैं। उसी तरीके से कैंडिडेट्स की ITR हैं, फंड्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस है, तो हमारे कैंडिडेट का चेक करते हैं। तो वेलकम है उस कंसल्टेंट का, भाई का, जो काम करना चाहता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम जो कंसल्टेंट्स हैं हमारे पास उन सब के ऑफिसेज हैं। यस, गांव के लोग आते हैं, सरपंच हैं, नंबरदार हैं, ठीक है, या मौजूद आदमी है, वो क्लाइंट्स को साथ लेके आते हैं। जब ऐसे लोग क्लाइंट्स को साथ लेके आते हैं तो अब नेचुरल सी बात है, क्लाइंट सामने बैठा है तो सारे एकेडमिक या उनका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे वेरीफाई वैसे ही हो जाते हैं। वो एक तरह से हम उसको डायरेक्ट क्लाइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सर ये तो आपने अपने 18 साल के एक्सपीरियंस से कुछ बातें हमारे साथ शेयर करी। अब बात करते हैं 2025 की। 2023-24 ब्लैक ईयर्स ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री कहा जाता है, ओवरसीज एजुकेशन इंडस्ट्री कहा जाता है कि इतना बुरा दौर ओवरसीज एजुकेशन इंडस्ट्री पे कभी नहीं आया जितना इस बार आया। आप इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखो 23 बहुत अच्छा था, 24 ब्लैक रहा है और 25 भी स्लो रहेगा। इसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ, एक तो कंट्रीज भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर कनाडा की बात हो रही है या दूसरे का US की बात हो रही है या कोई और भी कंट्री है, आप वहाँ कैंडिडेट्स को बुला रहे हो, ठीक है, आप प्राइवेट कॉलेज हैं उनका या गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके, आपके पास लिस्ट नहीं है कितने नंबर्स कैंडिडेट्स, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फिर वो वहाँ जाके असाइलम डाल रहे हैं, फिर कनाडा से वो US बॉर्डर टप रहे हैं, वहाँ जाकर असाइलम डाल रहे हैं, फिर या US में आप जा रहे हो डायरेक्ट, वहाँ यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे, आप असाइलम डाल रहे हो। तो ये पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल हैं। सेकेंडली, कोविड के बाद, देखो कोविड में तो काम रुका ही था ना, उसके बाद एकदम उन्होंने जो दरवाजे खोले तो फ्लड बहुत बड़े लेवल पे आया, मतलब एक एक्सेस लेवल पे स्टूडेंट वहाँ पहुँच गया। जब कोई भी चीज़ एक्सेस में होगी तो उसके रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे ही आएंगे। अब जब ये हो रहा था तो यहाँ पे कंसल्टेंट जिसका पर्पज सिर्फ एंड सिर्फ पैसा कमाना है, एजुकेशन, काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग ना देना, सिर्फ एंड सिर्फ पैसा कमाना, तो उन्होंने भी डोजी स्टूडेंट्स भेजे हैं, फेक स्टूडेंट्स। तो
एक तो कंसल्टेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, स्टूडेंट भी रिस्पॉन्सिबल है जो डीप रिसर्च करके नहीं गए, और वो कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने दरवाजे बड़े लेवल पे खोले। सर अगर बच्चा करियर काउंसलिंग चाहता ही नहीं, एक कंसल्टेंट से आके करियर काउंसलर मांग ही नहीं रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि मेरा वीज़ा लगवा दो, और एक कंसल्टेंट ने वीज़ा लगवा दिया, तो इसमें कंसल्टेंट कहाँ से कसूरवार हो गया और बच्चा भी कहाँ से कसूरवार हो गया? सर आप कौन से वीज़ा पे जा रहे हो? आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। आप चले गए सर देखिए हकीकत ये है, कोई भी पढ़ने नहीं जा रहा, बहुत कम लोग हैं जो पढ़ने जा रहे सर, फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे नॉर्थ इंडिया आने वाले टाइम में, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो और ब्लैक लिस्ट होगा। आप पढ़ने जा रहे हो, आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, वहां जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। जो ये सोच के जाते हैं ना कि बस जाते ही उतरते ही एयरपोर्ट से मैं डॉलर तोड़ने शुरू कर दूंगा जैसे पेड़ पे लगे हुए हैं, वो टाइम जा चुका है। आप जिस वीज़ा पे जा रहे हो वो रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ेगी, और उसके बाद पाथवे निकलता है आपकी सेटलमेंट का। पर सर आपको नहीं लगता कि कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं? तो मतलब रीजन देख रहे हैं। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम सब हैं, कैंडिडेट, कंसल्टेंट, एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। आप बच्चा भेज रहे हो, बच्चा वहां जाके पढ़ नहीं रहा है, यूनिवर्सिटी में कॉलेज में बच्चा गया और वहां से जाते स्किप मार गया या फिर बॉर्डर क्रॉस कर गया दूसरे कंट्रीज में, तो यार क्या हो रहा है? मजाक थोड़ी हो रहा है ये। इस कारण से डे बाय डे कंट्री स्ट्रिक्ट हो रही है। ये 2025 इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि जो पास्ट में 24 में या 23 में 22 में बच्चा ज्यादा निकला है और जो वहां पे उन्होंने वहां गंद मचाया है, उसको देख के हर एक कंट्रीज आज की डेट में स्ट्रिक्ट हो रही है। सिस्टम रिफाइन हो जाएगा सून, उसके बाद फिर ओपन होगा अच्छे तरीके से, लेकिन अब की बार ओपन होगा सिर्फ जेन्युइन कैंडिडेट्स के लिए। आप जाओगे और आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाई के थ्रू ही आप सेटल हो सकते हो, वो शॉर्टकट नहीं होंगे। सर वेस्टर्न ओवरसीज आज की डेट में हर सर्विस में डील कर रहे हैं। जितनी ओवरसीज को लेके सर्विसेज मानी जाती हैं, चाहे वो टिकटिंग तक आ जाए, हर चीज़ में आप डील करते हो। एक टीचर एक सब्जेक्ट का माहिर तो माना जा सकता है, एक ही टीचर हर सब्जेक्ट की ट्यूशन कैसे पढ़ा सकता है सर? ये स्टार्ट तो आपने भी स्टूडेंट वीजा से किया ना। आज वही वेस्टर्न ओवरसीज अपने आप को पीआर में भी एक्सपर्ट बोल रही है, वर्क वीजा में भी एक्सपर्ट बोल रही है। आप सब चीजों में एक्सपर्ट कैसे बन गए? देखो हेमंत, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये इमिग्रेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मेरा टास्क जो है इंडस्ट्री के बेस्ट स्टाफ मेंबर कंपनी में डिप्लॉय करना है, ठीक है, और उनको ये टास्क दे रखे हैं। अब मेरे पास RCIC भी है, मेरे पास सॉलिसिटर भी हैं, ठीक है, मेरे पास एकेडमी में बेस्ट टीचर भी हैं, ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट वीज़ा के लिए बेस्ट कंट्री मैनेजर, बेस्ट वीज़ा काउंसलर हैं। आईटा अप्रूव्ड एजेंसी हो तो मेरे पास वो टिकटिंग के पर्सन बैठे हैं जो जॉब कर रहे हैं, जिनका 10-10, 12-12 साल का एक्सपीरियंस है टिकटिंग में। इधर अगर मैं बात करूं वर्क वीज़ा की, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से ही एक एक्स डिप्लोमेट हमने हायर किया था, अंडर सेक्रेटरी रिटायर हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा काम है कि बेस्ट लोग मेरे पास रहें और वो क्लाइंट्स को सर्विसेज दें। सर मुझे तो लग रहा है कि क्या इस तरीके से बेस्ट नहीं बना जा सकता? सर मुझे लग रहा है कि आपका प्लान है कि जो बच्चा बाहर जा रहा है किसी भी वे में पैसे खर्च रहा है, सारे पैसे वेस्टर्न ओवरसीज को दे। चाहे वो टिकटिंग का पैसा दे रहा है वो भी वेस्टर्न ओवरसीज को दे। यहाँ इसको ना कोरिलेट करते हैं मुझे हर तरह से पैसा चाहिए। मुझे तो ये फीलिंग आ रही है इसको कोरिलेट करते हैं। घर में शादी है तो उसका अपना ही फोटोग्राफर है, उसका अपना ही वेन्यू है, उसका अपना ही कैटरिंग का पर्सन है। तो अगर ये चीज़ें उसी का अपना फोटोग्राफर है, तो ऐसे ही अगर किसी ने अब्रॉड जाना है किसी भी वे में, तो चाहे स्कूलिंग वीज़ा है, चाहे आप हायर एजुकेशन का वीज़ा है, या टिकटिंग है, या फिर आपका फॉरेक्स है, या फिर आपका क्या नाम है टूर पैकेज है, या फिर वर्क वीज़ा है, PR है, तो वो अंडर वन रूफ सारी सर्विसेज ले सकता है वेस्टर्न ओवरसीज से। वेस्टर्न ओवरसीज जितने सेमिनार ऑर्गेनाइज कराती है, मेरे ख्याल से ओवरसीज एजुकेशन में तो ट्रेंड ही आप लेके आए हो सेमिनार्स का। हर जगह पे आपके सेमिनार्स होते हैं सर। क्यों लोगों को आप सेमिनार में बुलाते हो? क्यों ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हो? क्यों बड़े बड़े होटलों में जाके ये सेमिनार किए जाते हैं? क्या स्टूडेंट्स डायरेक्ट आपके ऑफिस में नहीं आते? अगर आपके ऑफिस तो हर शहर में है सर, तो आपके ऑफिस में तो आ सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स को एक जगह पे बड़े हॉल में इकट्ठा करते हो, क्या नीड है इन एजुकेशन फेयर्स की? हेमंत देखो, अगर एक बच्चा हमारे पास ऑफिस में आता है, ठीक है, तो ऑफिस में वो काउंसलर से ही मिल सकता है, वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के रैप से नहीं मिल सकता, डेलीगेट से नहीं मिल सकता है।
कोशिश रहती है कि फेयर करके डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेज के डेलीगेट्स को बुलाया जाए और स्टूडेंट्स को गैदर किया जाए, ताकि अब स्टूडेंट डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के रैप से मिलके वो नॉलेज ले। कि जब कोई ऑफिस में आता है तो उसको एक करियर काउंसलर मिलता है, हाँ, और जब एजुकेशन फेयर में आता है तो तो वहाँ उसको पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज जी मिलता है। उनके रैप मिलते हैं। सो मतलब अगर सपोज मैं जाना चाह रहा हूँ एजुकेशन के लिए बाहर, तो मैं जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली मुझे मिलते हैं, हाँ, और वो डायरेक्टली समझाते हैं कि मुझे क्या एलिजिबिलिटी चाहिए क्या नहीं। अगर आपने यूके जाना है तो यूके में वहाँ पे एक की बजाय 10 रैप बैठे हैं, तो 10 रैप से आप मिल सकते हो, तो कंपैरिजन कर सकते हो ना। सेम फॉर ऑस्ट्रेलिया, सेम फॉर कनाडा, सेम फॉर यूके, सेम फॉर यूरोप। आपने ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना तो कनाडा का भी देख सकते हो, कनाडा नहीं जाना तो यूएस का भी देख सकते हो, यूएस के साथ साथ यूरोप की काउंसलिंग ले सकते हो। आप समझ रहे हो, क्योंकि अब वहाँ अंडर वन रूफ सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेज के रैप बैठे हैं। सर क्या गारंटी है कि जो बच्चा, जो भी पर्सन आपके वेस्टर्न ओवरसीज में आएगा उसके साथ फ्रॉड नहीं होगा? इसकी गारंटी तो आप मेरे से ब्लैंक पेपर पे साइन करा सकते हो, क्योंकि वी आर नोन फॉर द होनेस्टी। हमारा टारगेट इस इंडस्ट्री में टॉप पे जाने का है। हमारा टारगेट हर एक कैंडिडेट के माउथ पे बसने का है, दिल में बसने का है। इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि हमारे पास अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उसके साथ फ्रॉड नहीं होगा। बट कोई ये कहे कि इस बात की गारंटी लो कि आपका 100% वीज़ा आएगा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वी आर जस्ट अ मीडियोकर बिटवीन यूनिवर्सिटीज एंड कैंडिडेट, एम्बेसी एंड कैंडिडेट। वीज़ा एम्बेसी ने देना है, ऑफर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज ने देना है। हम अपने बेस्ट एफर्ट देंगे, लेकिन कोई ये कहे कि 100% वीज़ा की गारंटी दे, वो तो यार गोड दे सकता है या फ्रॉड दे सकता है। बट हाँ, होनेस्टी के साथ काम होगा, उस बात की गारंटी है। सर अब ना बार बार एक पॉडकास्ट में एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि ऑनेस्टी के साथ आपका काम चलता है, वेस्टर्न ओवरसीज मींस ऑनेस्टी। आप एक चीज़ की क्लैरिटी दीजिए, क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के, कैमरे में देख के, ऑडियंस में आंखों में आंखें डाल के ये चीज़ की गारंटी दे सकते हो कि आज तक वेस्टर्न ओवरसीज में फ्रॉड नहीं हुआ? हेमंत जी, मैं गारंटी से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यस, हमारे यहाँ पे होनेस्टी है, हम कोई भी गलत काम नहीं करते, लेकिन इस बात की ये गारंटी नहीं कि हर एक कैंडिडेट का वीज़ा आएगा। हम पूरे प्रोसेस से चलते हैं। एक कैंडिडेट मेरे पास आया, उसकी फाइल एज पर द इमिग्रेशन, एज पर द एम्बेसी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज ने ऑफर लेटर दिया, एज पर द चेकलिस्ट हमने फाइल लगाई, वीज़ा आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया उसके जो थोड़े बहुत कटने हैं वो कटेंगे। उसकी जैसे एम्बेसी फीस है वो वापस नहीं होती, ठीक है। अगर उसने मेडिकल हुआ तो डॉक्टर को उसने पैसे दिए हैं, यूनिवर्सिटी को फीस गई है तो माइट भी जो ट्रांजैक्शन के चार्जेस हैं और कॉलेज की कुछ थोड़ी बहुत जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कट के कैंडिडेट को सारे पैसे वापस आ जाते हैं। बट ये नहीं कि उसमें कोई वेस्टर्न ओवरसीज़ का कट होगा कि भी वेस्टर्न ओवरसीज़ उसमें कमाएगा, नो। तो जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो मेरे हज़ारों बच्चे बाहर बैठे हैं, वो इस बात का एविडेंस है और वो कमेंट भी करेंगे इस बात पे कि यस, कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ और जेन्युइन तरीके से गए या नहीं गए। बट मैं एक चीज़ फिर बोलना चाहूँगा कि हम होनेस्टी के साथ काम करते हैं और इस बात की हम श्योरिटी दें कि आने वाले टाइम में भी हम सेम इसी तरीके से चलेंगे। सर जब एक ब्रांड बन जाता है ना, तो एक ब्रांड के सामने ना सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है कॉपी। मैं भी फेस करता हूँ सर। ग्रो बटन में हमारी बहुत कॉपियाँ घूम रही हैं मार्केट में, जो बोलती हैं कि जो ग्रो बटन करता है ना जी, हमने भी सीखा है, हम भी यही काम कर सकते हैं। सिमिलर वेस्टर्न ओवरसीज़ का नाम है सर, कि वेस्टर्न ओवरसीज़ की इतनी कॉपियाँ बनी हैं, जैसे लुई विटॉन की कॉपी हो रही है वैसे ही वेस्टर्न ओवरसीज़ की आपकी इंडस्ट्री में कॉपी हो रही है। आप कभी ऑफेंड नहीं होते यार, ये इसने मेरे जैसा नाम रख लिया, मेरी कंपनी जैसा, मेरा स्टूडेंट धोखा खा जाएगा, उसको लगेगा मैं अप्लाई तो वेस्टर्न में कर रहा हूँ बट एक्चुअल में वेस्टर्न ओवरसीज़ है ही नहीं। हेमंत देखो, शॉर्टकट है ना, कुछ टाइम चलता है और उसके बाद नहीं चलता। अगर मेरे नोटिस में कोई आया कि इसने मिलता जुलता नाम किया है, रखा है, तो डेफिनेटली हम शू करेंगे उसको, क्योंकि वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास ट्रेडमार्क है। लेकिन कैंडिडेट को समझना होगा कि भाई जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है और फेक फेक है। 100 दिन से आगे 1 दिन चोर का, अगर इस तरीके से कोई पकड़ा गया तो डेफिनेटली लीगल इश्यूज में तो आएगा ही आएगा वो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना हमें टाइम दिया और इतनी क्लैरिटी से आपने वेस्टर्न ओवरसीज़ के बारे में बताया और इस सब्जेक्ट के बारे में बताया, ओवरसीज़ एजुकेशन के बारे में बताया कि कैसे जेन्युइन वे में काम हो रहा है और कैसे नॉन जेन्युइन, नॉन ऑथराइज्ड कंसल्टेंट भी खुद को कंसल्टेंट कह के बच्चे का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। अगर आप भी अब्रॉड जाना चाहते हैं, आपके दिल में एक बार आया है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ बट किसी भी कारण की वजह से वो सोच ही रह गई, तो आपको शायद एक बार वेस्टर्न ओवरसीज़ आके
वेस्टर्न ओवरसीज़ की टीम को मिलना चाहिए, क्योंकि मिलने के पैसे नहीं लगते, सलाह करने के पैसे नहीं लगते, सलाह फ्री है। तो हो सकता है विद जेन्युइन वर्क, विद जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन और जेन्युइन तरीके से ये आपका वीज़ा लगवा के जिस भी कैटेगरी में आप सूटेबल हैं, ये आपको भेज दें। सो अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच।